बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं तुझे इस तरह अपनी बेटियों के हक पर डाका डालने नहीं दूंगी। तेरा बाप मर गया है और तेरा इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मुझसे और मेरी बेटियों से तेरा कोई रिश्ता नहीं। चल दफा हो जा यहाँ से। मैं जो अपनी कोठड़ी में चादर ओढ़ कर लेटी थी, अचानक ही कोई चील की तरह मुझ पर झपटा। सामने खड़ी मेरी सौतेली माँ, जिसकी खौफनाक आंखें अंधेरे में नफरत से मुझे देख रही थीं, उसने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया था। मेरा कमजोर वजूद उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं था। वो मुझे धकेलती हुई अब दरवाजे तक लाई थी। मैं जो नींद की कैफियत में थी, अचानक ही मैंने पूरी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। रात का अंधेरा छाया हुआ था। इस खौफनाक सन्नाटे और भयानक तारीकी में वो मुझे घर से निकाल रही थी। एकदम से ही जैसे मुझे होश आया और मैं उसके कदमों में गिर गई। खुदा के लिए अम्मा, ऐसा ना करो। भला आधी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो। मेरा कसूर क्या है? तभी उसने मुझे बालों से पकड़ा और आईने के सामने लाकर कहने लगी, तेरा सबसे बड़ा कसूर ये तेरी खूबसूरती है। ठीक है, अगर घर से नहीं जाएगी तो मैं आज ही तेरे मुंह पर तेजाब फेंक देती हूँ, ताकि तेरा ये खूबसूरत चेहरा बदसूरत हो जाए। जब भी मेरी बेटियों के रिश्ते आते हैं वो तुझे पसंद कर लेते हैं। ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? मैं तुझसे सख्त नफरत करती हूँ। अब मैं एक मिनट भी तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल अब निकल जा। उसने मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया था और फिर उंगली उठाकर धमकी देते हुए कहने लगी, अगर तूने कोई वावेला किया या पड़ोसियों को जगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यूं समझ लेना कि आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैं जानती थी कि वो बहुत जालिम औरत है, लेकिन इस शदीद सर्द रात में वो मेरे साथ ये जुल्म करेगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बुरी तरह से सक रही थी। धीमी आवाज में रोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि अगर पड़ोसियों को खबर हो गई तो वो मुझे आज की रात मार डालेगी। अब मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी, क्योंकि अगर किसी की नज़र मुझ पर पड़ जाती तो वो पड़ोसी जो मेरे हमदर्द थे वो सब जमा होकर मेरी सौतेली माँ को लानत मलामत करते। लेकिन ऐसा मैं चाहती नहीं थी, इसलिए रोती हुई चलते चलते न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। दूर कहीं चौकीदार की सीटी की आवाज़ भी कानों में गूंज रही थी। अब मैं दूसरी तीसरी गली में पहुँच गई थी, लेकिन अचानक नुक्कड़ पर खड़े हुए मैंने 4 आवारा लड़कों को देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं समझ गई कि आज मेरी इज्जत खराब होने वाली है। इनसे बचने का वाहिद रास्ता मुझे पीछे वाली गली नजर आई थी, जहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं था, क्योंकि ये गली सीधी उस जंगल की तरफ खुलती थी जो कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जाता था। अब मुझे उसी रास्ते पर जाना था, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती उस गली को पार कर गई थी, क्योंकि ये गली बहुत ही गंदी और कीचड़ से लथपथ थी। अब मैं अपने इलाके को बहुत दूर छोड़ आई थी, लेकिन रात के शायद 3 बजे का वक्त हो रहा था। अब मैं अकेले उसी कब्रिस्तान में खड़ी थी। ना दाएं तरफ जा सकती थी और ना बाएं तरफ, क्योंकि आगे कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय एक बेयाबान जंगल के। तभी मुझे सामने एक बरगद का दरख्त नजर आया। मैं उस दरख्त की शाखों में बाआसानी छुपकर ये रात गुजार सकती थी। किसी भी खलीज इंसान की नजर मुझ पर नहीं पड़ेगी। यही सोचकर मैं उस दरख्त के नीचे बैठ गई। मेरी सिसकियां उरूज पर थीं। यहाँ मुझे रोने से कोई भी नहीं रोक सकता था। अब्बा, आप क्यों छोड़कर मुझे चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अपने अब्बा को याद करके मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। तभी दूर से चलता हुआ एक सफेद लिबास पहने कोई आता हुआ दिखाई दिया। मैं खौफ से कांपने लगी। वो इसी कब्रिस्तान की तरफ आ रहा था। नहीं, मुझ पर इसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मैं उस दरख्त की शाखों में खुद को मजीद छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं हैरान रह गई। वो तो इसी दरख्त के पास आ रहा था। फिर अचानक ही उसने दरख्त के ऊपर एक धागा बांधना शुरू किया और एक हंडिया लटका दी। मैं हैरत से उसे ये सब करता हुआ देख रही थी। अचानक ही हंडिया में से अजीब सा धुआं निकल रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा था। वक्ती तौर पर मैं अपना गम भूलकर उस अजीब पुरस्कार शख्स को देख रही थी। अब वो पलटने ही वाला था। मैं शुक्र अदा कर रही थी कि उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी,
लेकिन अचानक ही वो मुड़ा, तभी उसने शाखें उठाकर अंदर की तरफ झांका था। मेरा छुपा हुआ वजूद अब उसकी आंखों के सामने था। लेकिन ये क्या, वो तो मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहा था। मैं चीखना चाहती थी, उससे अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसने तो जैसे मुझ पर कोई सहर तारी कर दिया था। मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला, और फिर जहां वो मुझे लेकर आया था उस जगह को देखकर मैं अपने होशो हवास खो चुकी थी। मेरा नाम नरमीन है। मैं एक यतीम लड़की थी। अम्मा की तरफ से तो मैं बचपन में ही यतीम हो गई थी। फकत मेरी उम्र 5 साल थी। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ती थी। अभी मैंने स्कूल जाना शुरू ही किया था, लेकिन अम्मा को अचानक एक बीमारी ने घेर लिया और भरी जवानी में वो मुझे और अब्बा को छोड़कर चली गई। अब मैं पूरा दिन घर में अकेली बैठी रहती, पूरी रात भी बिलखती रहती। माँ को याद कर कर के मेरी आंखें सूज जाती थीं। रिश्तेदारों ने जब मेरा उजड़ा हुआ चेहरा देखा तो सब कहने लगे, अरे बशीर अहमद, अब तो दूसरी शादी कर ले। देख, तेरी बच्ची छोटी है और तेरी इतनी उम्र भी नहीं, तुझे तो आराम से कोई ना कोई रिश्ता मिल जाएगा। अब्बा शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सबके कहने पर शादी कर ली। वो तो पहले से ही शादीशुदा तलाक याफ्ता औरत थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं, जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। मैं खुश थी कि घर में इतने सारे अफराद का इजाफा हो गया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खुशी तो पल भर की थी, क्योंकि उस सौतेली माँ ने आते ही मेरे और अपने बेटियों के दरमियान फर्क करना शुरू कर दिया था। शुरू में मोहब्बत के सामने तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मैं देखती कोई चीज भी पकाती तो सबसे पहले अपनी बेटियों को निकाल कर देती। उसके बाद वो बचा कुचा मेरे आगे रख देती और जहरीली नजरों से मुझे देखते हुए कहती, खबरदार, जो अपने बाप से ये कहा, मैं तेरी जान ले लूंगी। मुझे शुरू से ही उनसे डर लगता था, क्योंकि वो एक मोटी खौफनाक शक्ल वाली औरत थी। न जाने अब्बा ने क्या देखकर उनसे शादी की थी। उस औरत का मवाजना मैं अपनी माँ से करती तो मुझे अपनी माँ याद आ जाती। वो किस कदर खूबसूरत थी, बड़ी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत, खूबसूरती का शाहकार थी। सब कहते थे कि अब्बा और उनकी जोड़ी को नजर लग गई, जभी तो अम्मा उन्हें जल्दी छोड़कर चली गई थी। फिर एक दिन मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं तो बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी बनती जा रही थी। अब घर में कोई भी मेहमान आता तो मेरी सौतेली माँ से कहता, ये ज़ारा की बेटी है ना, देखो उसी की तरह कितनी खूबसूरत है, बड़ी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत, बिल्कुल ज़ारा अपनी जवानी में ऐसी ही दिखती थी। अब मैं 17 साल की हो चुकी थी। एक जिंदगी मैंने जिस तरह गुजारी थी ये मैं ही जानती थी। स्कूल तो मैंने कब का जाना छोड़ दिया था, क्योंकि घर के काम ही खत्म नहीं होते थे। अब्बा को भी अच्छी तरह अंदाजा था कि सौतेली माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं, इसलिए वो दिन ब दिन गिरते ही जा रहे थे। हैरत तो ये थी कि अब्बा की कोई दूसरी औलाद भी ना हुई थी। फिर एक दिन वो मुझे कहने लगे, बेटा, कल मैं रिपोर्ट्स कराने गया था, लेकिन मुझे एक बीमारी है, मैं जल्द ही ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए तुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। मुझे मालूम है कि ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन हमारे तो कोई रिश्तेदार दूसरे हैं भी नहीं जो तुझे पाल लेंगे। मैं रोते हुए कहने लगी, अब्बा ऐसी बातें ना करें, आप हमेशा मेरे साथ रहना, आपके बगैर मैं मर जाऊंगी। लेकिन अब्बा को शायद पहले ही अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। फिर सिर्फ 2 महीने बाद ही वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरी सौतेली माँ ने झूठ मूठ के आंसू बहाए थे। उनकी दोनों बेटियां तो बिल्कुल भी ना रोई थी, जबकि मैं अब्बा की मैयत से लिपटी आंसू बहा रही थी। मेरा रोना देखकर सारी औरतें मुझसे हमदर्दी करने लगी, क्योंकि सबको ही मालूम हो गया था कि मेरी सौतेली माँ किस कदर जालिम है। लेकिन अब वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहती थी, क्योंकि उनकी उम्र 20-22 साल हो चुकी थी, जबकि वो मुझसे अच्छी खासी उम्र में बड़ी थी। लेकिन जैसे ही रिश्ता आता तो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और कहने लगे, हमारे बेटे की सरकारी नौकरी है, इसलिए हमें इसके लिए एक कम उम्र लड़की चाहिए। ये वाली बेटी आपकी बहुत खूबसूरत है, हम इसी का रिश्ता लेने आए हैं। मेहमान तो ये कहकर चले गए, लेकिन पीछे मेरी शामत आ गई थी। उस दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे खूब मारा और मेरे चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। वो अक्सर ही हसद के मारे मुझे ऐसी धमकी देती रहती थी, लेकिन फिर लगातार 2-3 दफा ऐसा हुआ तो आज उसने मुझे घर से ही निकाल दिया और मैं बेयारो मददगार उस दरख्त के नीचे बैठी थी जब वो पुरस्कार और खौफनाक शख्स मुझे अपने साथ ले गया। मैं अब उसके घर में बैठी थी।
میں نے دیکھا یہ گھر بہت ہی ویران اور اجڑا ہوا لگ رہا تھا، جیسے اس میں کوئی بھی نہ رہتا ہو، ٹوٹا پھوٹا بنجر سا، اور یہ قبرستان کے پچھلے حصے کی طرف آگے تھا جہاں پر بالکل بھی آبادی نہیں تھی۔ میں سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ایک کونے میں دبا کر بیٹھ گئی، نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ پھر وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس نے ابھی تک اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا کیونکہ اس نے اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم نے کچھ دیکھا تو نہیں؟ میں کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں نے دیکھا وہ میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور میرا خون خشک ہونے لگا۔ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں جانے دوں گا کیونکہ تم میرا راز جان گئی ہو۔ مجھے شک ہے کہ تم وہاں پر چھپی کسی سازش کے تحت مجھے دیکھنا چاہتی تھی۔ یقیناً تمہیں کسی نے بھیجا ہوگا۔ وہ نہ جانے کیا عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، جبکہ میں اس سے کہنے لگی کہ میرا یقین کرو، میں تو وہاں چھپ کر بیٹھی تھی کیونکہ میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ تبھی اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، تمہیں اسی عامل نے بھیجا ہوگا جو آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے میرا دشمن بنا ہوا ہے۔ تم یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر میری طاقت میں کیسے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ عامل میرا کچھ کیوں نہیں بگاڑ رہا۔ ضرور تمہیں اسی شیطان نے بھیجا تھا۔ اب تم ہمیشہ اس گھر میں قید رہو گی۔ خبردار جو اس گھر سے باہر قدم بھی رکھا تو۔ اس کی دھمکی سن کر تو میری جان نکل گئی، جبکہ بھوک پیاس اور تکلیف کے احساس نے ویسے ہی مجھے اندر سے آدھا ختم کر دیا تھا۔ اب میں روئی جا رہی تھی، لیکن اس ظالم کو میرے آنسو کہاں نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ ٹھنڈا فرش، ٹھنڈی زمین، کچھ بھی تو سردی سے بچنے کے لیے میرے پاس نہیں تھا۔ اب میں فرش پر پڑی تھی۔ بری طرح میرا جسم کانپ رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری موت ہو جائے گی۔ سردی کی شدت اس قدر تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ اچانک ہی اس نے مجھ پر کمبل ڈال دیا۔ کمبل کی گرمائش ملتے ہی مجھے کچھ ہوش آنے لگا اور سارے دکھ درد تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ ارے لڑکی، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ مٹی سے میرا منہ لتھڑا ہوا تھا اور کپڑے بھی میلے کچیلے ہو رہے تھے، بال بکھرے ہوئے۔ شاید وہ مجھے کوئی بھکارن سمجھ رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھتی الٹا اسی سے پوچھنے لگی، آپ کون ہیں اور جس نے مجھے یہاں قید کیا تھا وہ کہاں چلا گیا ہے؟ تبھی وہ بوڑھا کہنے لگا، میں اس قبرستان کا گورکن ہوں، صبح سویرے ہی آ جاتا ہوں۔ یہ گھر تو بالکل خالی اور ویران پڑا ہے پچھلے 20 سالوں سے۔ تمہیں یہاں کس نے بند کیا تھا؟ اب میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے، میں یہاں سے آرام سے بھاگ سکتی ہوں۔ میں نے اس گورکن کی بات کا جواب ہی نہ دیا، بلکہ پاگلوں کی طرح یہاں سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اب میں شہر کی طرف آ گئی تھی۔ شہر کی سڑکوں پر لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، اور یہی میرے لیے غنیمت تھا۔ اب بھوک پیاس سے میں بےتاب ہو رہی تھی، سڑک کنارے بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی چپکے سے ایک بڑھیا میرے برابر میں آ کر بیٹھی۔ میں نے اس کا لباس دیکھا، سفید پاکیزہ لباس، اس کے وجود سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، ارے بیٹی، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کسی اچھے گھرانے کی لگتی ہو، بھوکی ہو کیا؟ اس نے میرے چہرے پر نظریں جمائی تو میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں کوئی بھکارن نہیں ہوں۔ تو وہ بوڑھی کہنے لگی، ارے کیوں غم کرتی ہو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کھانا بھی دوں گی اور تم میرے گھر میں رہنا، میری خدمت کرنا۔ وہ بڑی مہربان عورت لگ رہی تھی۔ پھر میں خوش ہو کر اس کے ساتھ چلی آئی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جانے کس راستے پر چلی جا رہی تھی۔ میں کچھ پریشان سی بھی ہو گئی، بار بار اس سے کہتی، اماں آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ کہتی کہ بس یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے، تم پریشان مت ہو، بس ابھی ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ خدا خدا کر کے اس کا گھر آیا تھا، لیکن بالکل ہی خالی ویران راستے پر، لیکن اس کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس گھر میں آ کر خوش ہو گئی۔ تبھی بڑھیا نے مجھے کھانا دیا۔ کھانا بہت ہی لذیذ تھا۔ اس کھانے کو کھا کر میں گہری نیند سو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے سالوں بعد مجھے کھانا ملا ہو۔ پھر میں نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی۔ جب اٹھی تو مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ بڑھیا کسی سے زور زور سے باتیں کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اس لیے جلدی سے اٹھ کر باہر آئی
लेकिन मैं हैरान रह गई। वो बुढ़िया तो सो रही थी, जबकि मैंने खुद उसके बोलने की आवाज सुनी थी। अब मैं यूं ही बेदिली से इस पूरे घर में फिरने लगी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं खौफ से उछल पड़ी। सामने ही वो बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। अरे बेटी, क्या देख रही हो? देखो, छत पर ना जाना, क्योंकि मेरे घर में जिन्नात का असर है और वो छत पर रहती हैं। मैं फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। फिर खौफ से कांपते हुए कहने लगी, तो अम्मा, आप कैसे इस घर में रहती हैं? तो वो कहने लगी, मुझे अब आदत हो गई है, लेकिन तुम इस घर में नई नई आई हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। और तुम्हें शहर की मार्केट से सामान भी लाना होगा, क्योंकि मैं रोज रोज वहाँ नहीं जा सकती। मैं उससे कहने लगी, अम्मा, आपने मुझे इस घर में रहने की इजाजत दी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका हर काम कर दिया करूंगी। फिर मैंने पूरे घर की सफाई की और किचन भी साफ कर दिया। फिर वो कहने लगी कि ये लो पैसे और शाम के खाने का सामान लेकर आ जाओ। अब मैंने चादर ओढ़ी और उस घर से बाहर निकल आई। मैं इस सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जब ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं बार बार पलट कर देखती, न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने बार बार उसी खौफनाक शक्ल वाले इंसान का चेहरा आ रहा था जिसने कल मुझे इस घर में कैद कर दिया था। फिर मैंने सारा सामान लिया और वापस उसी घर की तरफ जाने लगी। वापस आते हुए भी ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र अम्मा से नहीं किया। फिर मैंने रात का खाना बनाया। खाना खाकर अम्मा तो लेट गई थी, मैं उनकी खिदमत करती रही। फिर जैसे ही रात हुई तो मैं गहरी नींद सो गई। लेकिन अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली। मुझे छत से आवाजें आ रही थी, मुसलसल किसी शोर की आवाज। मैंने देखा अम्मा बेखबर सो रही थी, जबकि मुझे ये आवाजें बहुत भयानक लग रही थी। आखिर ये आवाजें किसकी हैं? ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मिलकर जमा हो। अब मुझसे रहा न गया। मैं डरते डरते ऊपर की तरफ गई। हालांकि अम्मा ने मना किया था कि छत पर मत जाना, क्योंकि वहाँ जिन्नात रहते हैं। तो क्या ये जिन्नात की आवाज है? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मैं जैसे ही ऊपर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं था। मेरा दिल इस बुरी तरह कांप रहा था कि ऐसे लगा जैसे पसलियों से बाहर आ जाएगा। अब मैं जल्दी से वापस मुड़ने ही लगी थी कि अचानक ही मेरी नजर सामने पड़ी। सामने दीवार के साथ खड़ा हुआ वो लंबा चौड़ा साया, जिसकी शक्ल अंधेरे में थी। उसे देखकर बेइख्तियार मैंने चीख मारी थी। तभी वो 2 कदम चलता हुआ मेरे पास आया। मैं उसे पहचान गई थी। तुम वहां से क्यों भागी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक ही वो मेरे पीछे आने लगा। मैं पागलों की तरह सीढ़ियां उतरती चीख चीख कर उस अम्मा को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा को तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई होश ना हो। वो सोती रही, जबकि वो सीढ़ियों पर खड़ा मुझे डराता रहा और फिर पलटकर अचानक ही गायब हो गया। फिर उस रात मैं अम्मा की चारपाई पर बैठी रही, लेकिन वो गहरी नींद सो रही थी। सुबह उठकर कहने लगी, अरे क्या हुआ लड़की, तू मेरे सर पर क्यों सवार है? मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मा, रात भर मेरे साथ ये तमाशा होता रहा और आपने आंखें भी नहीं खोलकर देखा। मैं कितनी परेशानी में हूँ। तो वो कहने लगी, अरे मैं तो तुझे मना किया था कि छत पर नहीं जाना, तो तू छत पर क्यों गई? अब मैं खामोश हो गई थी, लेकिन उस बूढ़ी नफसियाती औरत के साथ रहना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन वो कौन है और मुझे ऐसे क्यों डरा रहा है? मैं यही बात सोचती रही। लेकिन अगली रात मेरे लिए इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। मैं दूसरे कमरे में चारपाई पर लेटी करवटें बदल रही थी जब मैंने अम्मा को ऊपर छत पर जाते हुए देखा। मैं हैरान रह गई। वो तो मुझे मना करती थी कि छत पर नहीं जाना, वहाँ जिन्नात का बसेरा है, जबकि वो खुद छत पर क्यों जा रही है। अब मैं खुद को रोक न सकी और चुपके चुपके पीछा करती हुई जैसे ही उनके पीछे पहुंची तो उनकी आवाज सुनकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी। सामने ही वो पुरस्कार शख्स खड़ा था जिससे वो अम्मा कह रही थी कि लो, तुम्हारे शिकार को तो मैं इस घर में ले आई थी, अब जो करना है जल्दी करो, मैं ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह सकती, वैसे भी वापस मुझे अपनी बस्ती में लौटना है। तभी वो शख्स कहने लगा, उस लड़की को हमेशा इस घर में कैद करके रखना है, और अगर ये यहाँ से भागी तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस आमिल की भेजी हुई साजिश है। तुमने इसके बारे में मालूम किया? तो वो बुढ़िया कहने लगी कि मैंने सब मालूम कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझते हो। ये लड़की खुद हालात की मारी हुई है। जैसे ही मैंने उस अम्मा को देखना चाहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
वहाँ एक बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। वो भी उसी आदमी के सामने उसके लंबे लंबे बाल पाँव को छू रहे थे। मैं दहशत ज़दा सी फटी फटी निगाहों से ये मंजर देख रही थी। तभी अचानक उन दोनों ने मुझे देख लिया। मैं चीखती हुई वहां से भागी थी। ये दोनों ही मुझे इंसान नहीं बल्कि जिन्नात लग रहे थे। अब मैं उस घर से पागलों की तरह भागने लगी। पीछे पीछे वो दोनों भी मुझे पकड़ रहे थे। मैं समझ गई कि मैं अब तक जिसके साथ रह रही थी वो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक है जो मुझे धोखे से इस घर में लेकर आई थी। तभी भागते भागते मेरा सर एक पत्थर से टकराया था। मैं गिर गई थी और खून का फवारा मेरे चेहरे पर गिरने लगा। अब मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं अपने होश हवास खो चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बड़े से महल नुमा घर में थी। वहां पर बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां मौजूद थीं। तभी मेरी नजर सामने तख्त पर पड़ी। वहां एक आदमी विराजमान था। मैं सहमी हुई उठकर खड़ी हुई, लेकिन अचानक ही मेरी नजर उसी नौजवान और उसके साथ खड़ी उस लड़की पर पड़ी जो बुढ़िया के रूप में मेरे सामने आई थी। वो मुझे कोई जादूगर लग रहे थे। अब मैं समझ गई कि मैं इनके दरमियान फंस चुकी हूँ। ये मुझे कभी भी यहाँ से नहीं जाने देंगे। तभी वो नौजवान गुस्से से मुझे देखते हुए तख्त पर बैठे हुए आदमी से कहने लगा, यही वो लड़की है सरदार जो उस दरख्त के पीछे छुपी हुई थी। मुझे पूरा यकीन है कि उसी आमिल ने इसे भेजा होगा, वरना हमारे इस हजारों साल पुराने दरख्त के आसपास भी कोई भटकने की कोशिश नहीं करता। उस आमिल ने किसी साजिश के तहत इस लड़की को भेजा होगा ताकि इसे हमारा राज मालूम हो जाए कि हम जिन्नात ही इस वक्त वहां पर आते हैं। और फिर मुझे देखकर जिस तरह ये डर कर भागी, लगता तो यही है कि इसने हमें पहचान लिया था कि हम जिन्नात हैं। ये सुनकर मेरे परखच्चे उड़ गए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आंखें फाड़े उन्हें हैरत से देख रही थी। तो क्या ये सब जिन्नात हैं? तो क्या मैं जिन्नात की दुनिया में मौजूद हूँ? मैं फटी फटी निगाहों से उन सबको देख रही थी। मेरी हिम्मत भी ना हो रही थी कि मैं उनसे कुछ कह सकूं। तभी दूसरी तरफ खड़ी वो जिन जाती सबसे कहने लगी, मुझे ये बात सच नहीं लग रही। ये लड़की मुझे बहुत मजलूम लग रही है, क्योंकि इसने जो मुझे कहानी सुनाई है वो हकीकत पर मबनी है। इसका कहना है कि इसकी जालिम सौतेली माँ ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है और ये इस वक्त बिल्कुल अकेली भटकती इस दुनिया में घूम रही है। और रात को ये उस दरख्त के पीछे इसलिए छुप गई थी क्योंकि इससे इंसानों का खौफ था। वो जिनजादी मेरी तरफदारी कर रही थी। अब मुझे हैरत हुई। मैं सहमी हुई कोने में दुबकी बैठी थी। तभी उस सरदार ने मुझे अपने सामने बुलाया और कहने लगा, लड़की, सच सच बताओ कि तुम्हें वहाँ किसने छुपने के लिए कहा था? मैं सर झुकाए खड़ी थी। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उस जिन्नात के सामने सब कुछ बता दिया कि किस तरह बचपन से ही जवान होने तक सिवाय मैंने परेशानी और तकलीफों के कुछ भी नहीं देखा था। उस दिन भी अंधेरी और सर्द रात में मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। उस दिन मेरी इज्जत महफूज नहीं थी, इसीलिए मैं उस दरख्त के नीचे छुप गई। लेकिन आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? और ये कौन है? उस दिन से इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अब मैं उस सरदार को अपना हमदर्द समझकर सब कुछ बता रही थी। फिर वो सरदार उन सब से कहने लगा, मुझे ये लड़की सच्ची लगती है। ये झूठ नहीं कह रही। ये बहुत मासूम और मसलूम है। ये हमारी दुश्मन नहीं हो सकती, इसलिए इसे वापस इसकी दुनिया में जाने दो। फिर वो मुझे मुखातिब करते हुए कहने लगा, लड़की, हम जिन्नात हैं और ये हमारी दुनिया है। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम ये जानना चाहते थे कि आखिर तुम इस दरख्त के पास क्या कर रही थी जो सिर्फ हम जिन्नात का है, और आस पास के रहने वाले सब लोग इस बारे में जानते हैं कि यहाँ कोई भी आता जाता नहीं। लेकिन तुमने उस दरख्त की शाखों को छुआ, उसके पास जाकर छुप कर बैठ गई, जिसका मतलब था कि जरूर तुम वहाँ किसी इरादे से आई थी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है, तुम गुनहगार नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें जाने की इजाजत देती हैं। सामने ही वो जिन्नात खड़ा था जो मुझे बहुत खौफनाक लग रहा था, जबकि वो सारी जिन साथियां मुझे अजीब नजरों से देख रही थीं। मैं जैसे ही पलट कर आने लगी तो अचानक सरदार ने मुझे रोका और कहने लगा, अगर तुम हमारा एक काम करोगी तो हम तुम्हें इतनी खूबसूरत जिंदगी देंगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। क्या तुम एक अच्छी जिंदगी पाना चाहती हो? ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई। अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश किसे नहीं होती? मैं भी एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो सरदार कहने लगा, बस तुम हमारा एक छोटा सा काम करो।
اس کے بعد ہم سارے جنات تمہارے ساتھ ہوں گے. کوئی تمہارا کبھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. اپنے آپ کو کبھی اکیلا مت سمجھنا. ہم تمہیں دنیا میں ہر چیز دیں گے, خوبصورت گھر, دولت, کسی چیز کی تمہاری زندگی میں کمی نہیں ہوگی. لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا. سوتیلی ماں نے تو مجھے سرد رات میں گھر سے نکال دیا تھا, لیکن مجھے یقین تھا کہ میری زندگی ضرور بدلے گی اور میں ان سے بہتر زندگی گزار سکتی ہوں. یہی سوچ کر میں نے سردار سے کہا, ٹھیک ہے, آپ مجھے وہ کام بتائیں, میں ضرور کروں گی. میرے اندر بہت ہمت ہے. وہ سردار خوش ہو گیا. پھر کہنے لگا, یہ ہماری ساری جن ذاتیاں ہیں, لیکن یہ وہاں نہیں جا سکتی, لیکن تم ہمارا کام کر سکتی ہو. دراصل کئی سالوں پہلے ہمارے قبیلے میں یعنی کہ ہماری جنات کی بستی میں ایک عامل آیا تھا. وہ بہت ہی طاقتور ہے. اس نے بڑے بڑے عمل سیکھ رکھے ہیں. اس نے ہمیں بڑا پریشان کر رکھا ہے. اس کی نظر ہمارے محل میں موجود ہمارے شہنشاہ جنات کی انگوٹھی پر تھی. لیکن ایک دن اس نے سازش کی اور اس نے ہمارے محل میں ایک خوبصورت لڑکی کو بھیج دیا. اس لڑکی کو دیکھ کر سارے جنات اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے, کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی. وہ لڑکی سب سے کہہ رہی تھی کہ میں بھٹکتی ہوئی جنات کی دنیا میں آ گئی ہوں, لیکن ہم اس کا مقصد نہیں جان پائے تھے. ہم خوش ہو گئے کہ پہلی بار ہماری بستی میں کوئی انسانی لڑکی آئی ہے, وہ بھی اتنی خوبصورت. اس نے نہ جانے ہم پر کیا جادو کیا کہ ہم اس کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے. اس سے پورے محل میں آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت تھی. لیکن پھر ایک رات کو وہ غائب ہو گئی, اور ساتھ ہی ہمارے شہنشاہ جنات کی انگوٹھی بھی. اس عامل نے وہ انگوٹھی حاصل کرنے کے لیے اس لڑکی کو مہرہ بنایا تھا. لیکن جب تک ہمیں اس بات کی سمجھ آئی, جب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اب ہم پچھلے 20 سالوں سے ایک عمل کر رہے ہیں. کسی طرح وہ انگوٹھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ برگد کا درخت ہمارے شہنشاہ جنات کا ہے, کیونکہ وہ اسی پر رہتے تھے. جب بھی انہیں دنیا میں کسی کام سے جانا ہوتا تو وہ اسی پر رہائش اختیار کرتے اور پھر چپکے سے وہاں سے آ جاتے. آج تک ہم جنات اس درخت کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی انسان کو وہاں بھٹکنے نہیں دیتے. تمہیں یہ جن ذات اس لیے ہمارے محل میں لے کر آیا کیونکہ اس سے تم پر شک تھا, لیکن مجھے یقین ہے کہ تم سچی ہو, اس لیے تم ہمارا ایک کام کرو, کسی طرح سے اس عامل سے ہماری انگوٹھی واپس لا دو. اگر ایسا ہو گیا تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے. اب میں حیران تھی کہ جب یہ جنات اتنے طاقتور ہیں, یہ انگوٹھی خود حاصل نہیں کر سکتے, تو میں پھر بھلا وہ انگوٹھی کیسے لا سکتی ہوں. اب میں سوچ میں پڑ گئی. میں انہیں ہاں بھی کہہ چکی تھی کہ میں ان کا کام کر دوں گی. اب انکار کرنا بھی ممکن نہیں تھا. پھر ڈرتے ڈرتے اس شہنشاہ جنات سے کہنے لگی, کیا وہ عامل بہت خطرناک ہے؟ وہ جہاں رہتا ہے اس کے آستانے پر ہر وقت انسانوں کا رش رہتا ہے, لیکن ہم جنات وہاں نہیں جا سکتے, کیونکہ وہ پہلے ہی یہ بات جان لیتا ہے کہ اس کے آستانے کے آس پاس کوئی جن ذات موجود ہے, اس لیے وہ پہلے سے ہی اسے قید کر لیتا ہے. لیکن تم ایک لڑکی ہو, تم کسی بھی بہانے اس آستانے پر جا سکتی ہو. آگے کا کام تمہارا ہے, ہم کچھ نہیں جانتے. اب تم نے جو کہا ہے اس سے پورا کرو اور بدلے میں ایک اچھی زندگی کی حقدار بن جاؤ. میں ہر حال میں ان کا کام کرنا چاہتی تھی. پھر سردار کہنے لگا, تمہاری حفاظت کے لیے میں اپنے ایک جنات کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں. یہ تم سے چند فاصلے پر موجود ہوگا. اگر تمہیں ذرا سی بھی کوئی پریشانی ہو تو بھاگ کر اس کے پاس آ جانا. یہ اس خطرے کو مٹا دے گا جو تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا. اس نے اسی جنات کی طرف اشارہ کیا تھا جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں اس عامل کے کہنے پر اس درخت کے نیچے چھپی تھی. میں نے دیکھا وہ تیز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا, لیکن مجھے حیرت تو اس بات کی تھی کہ مجھے اس جنات کی دنیا میں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا. یوں میں اس محل سے باہر آ گئی. اب پیچھے پیچھے وہ جنسات تھا جو صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا. وہ مجھے راستہ بتا رہا تھا کہ اس عامل کا آستانہ کہاں پر ہے. پھر وہ کہنے لگا, آج کی رات تمہیں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر گزارنی ہوگی. پھر دوسرے دن تم اس کے آستانے پر جاؤ گی, کیونکہ وہ دن میں ہی بیٹھتا ہے. میں نے حامی بھر لی. پھر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی. مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر کوئی یہاں سے گزرا تو وہ مجھے کیا سمجھے گا. شاید ایک گھر سے بھاگی ہوئی آوارہ لڑکی جسے دنیا نے دھتکار دیا ہے. اس لیے میں سہم کر وہاں بیٹھی رہی. مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی, جبکہ وہ جن ذات نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا. تھوڑی ہی دیر بعد میں درخت سے ٹیک لگائے گہری نیند سو گئی. لیکن میری آنکھ کھلی تو مجھے لذیذ کھانے کی خوشبو آنے لگی. مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں. لیکن جیسے ہی اٹھ کر بیٹھی تو میرے سامنے کھانا رکھا تھا. اسی کے اندر سے یہ خوشبو آ رہی تھی. میں حیران تھی کہ یہ کھانا کون لے کر آیا ہے.
तभी मेरी नजर सामने दरख्त पर बैठे उसी जिनसार पर पड़ी। फिर वो कहने लगा, ये खाना तुम्हारे लिए है, क्योंकि सरदार ने कहा है कि तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मुझे ही देखना है। अब मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। मैं जो उसे इतना बुरा समझ रही थी वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा था। उसने मेरे दिल की बात जान ली थी कि मुझे भूख लगी है। फिर दूसरी सुबह मैं आमिल के आस्ताने पर पहुंच गई। जैसे ही शाम हुई तो वहां औरतों का रश होने लगा। मैं भी उस रश में बैठी थी। जिनसात ने मुझे चंद पैसे भी थमा दिए थे, क्योंकि वो आमिल बगैर पैसों के काम नहीं करता था। मैंने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग उसके पास आए हुए थे। ये चंद लम्हों में हर किसी का काम कर दिया करता था। अब मैं भी डरते डरते अंदर जा रही थी। तभी उसके सामने बैठी तो उसका जायजा लेने लगी। फिर वो घूरते हुए कहने लगा, अरे लड़की, ये क्या मुझे घूर घूर कर देख रही है? जल्दी बता, किस काम से यहाँ आई है? मैं घबरा कर कहने लगी, वो आमिल बाबा, मुझे मेरी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया है। मुझे उससे बदला लेना है। मैंने झूठ मूठ का बहाना बनाया था। फिर वो कहने लगा, क्यों निकाला है? क्या तुम घर से भागी थी या उसने निकाला है? मैं उसे तफसील बताने लगी, लेकिन आंखों ही आंखों से पूरे आस्ताने का जायजा ले रही थी। तभी अचानक मेरी नजर आमिल की बाएं हाथ की उंगली पर पड़ी। उसमें नीले रंग की खूबसूरत अंगूठी लगी थी, जिसकी जगमगाहट देखने के लायक थी। वो अंगूठी इस कदर खूबसूरत थी कि मैं उससे नजर भी न हटा सकी। वो मुझसे पूछे जा रहा था, जबकि मेरी नजर उस अंगूठी पर थी। अब मुझे पता चल गया कि यही वो अंगूठी है। मैं बाहर तो आ गई थी, लेकिन मेरी नजर उसी जिन्सात को तलाश कर रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी, क्या शहंशाह जिन्नात की अंगूठी नीले रंग की थी? तो उसने हाँ में सर हिलाया। फिर कहने लगा, हाँ, वो नीले रंग का एक खूबसूरत हीरा है। क्या तुमने वो अंगूठी देख ली है? मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर कहने लगी, चलो हम वापस उसी महल में चलते हैं। तो वो कहने लगा, हरगिज़ नहीं, अब अंगूठी लिए बगैर तुम वहाँ नहीं जा सकती। जिस मकसद से यहाँ आई हो वो मकसद पूरा करो। मैं झुंझला कर कहने लगी, तो आज की रात मैं कहाँ रहूंगी? वो कहने लगा कि उसी दरख्त के नीचे जहाँ पर तुमने कल रात गुजारी थी। अब मैं उकता कर दोबारा यहाँ आकर बैठ गई। मेरी जिंदगी अजीब शशोपंच में गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन आज फिर वो मेरे लिए खाना लेकर आया जो बहुत लजीज था। फिर वो कहने लगा, मैं तुम्हारी इस सिलसिले में एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें वो अंगूठी हासिल करनी है तो तुम्हें उस आमिल के घर जाना पड़ेगा। यहाँ से बहुत दूर उसका एक खूबसूरत महल नुमा बंगला है। वो अपनी 4 बीवियों के साथ उसमें रहता है, लेकिन हर रात वो अपनी अलग अलग बीवी के साथ गुजारता है और जिस कमरे में रहता है उसी कमरे में अंगूठी उतार कर रख देता है। अब तुमने वो अंगूठी हासिल करनी है तो उसके घर ही जाना पड़ेगा, और मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उस आमिल का वो खूबसूरत बंगला कहाँ है और आज रात वो कौन सी बीवी के पास अपनी रात गुजारने वाला है। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। अगर वो जिनसात इतनी मालूमात रखता है तो मैं उससे मदद ले सकती हूँ। मैं खुश हो गई थी। फिर वो कहने लगा, कल रात तुम वहाँ जा सकती हो। आज तो आधी रात गुजर चुकी है, अब कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें कल रात ही वहाँ जाना होगा। लेकिन मैं वहाँ से काफी फासले पर मौजूद हूँगा, क्योंकि मैं वहाँ आस पास भी नहीं भटक सकता। वो जान जाएगा कि कोई जिन्नात उसकी खोज में है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अकेले ही ये काम कर लूंगी, भले मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। अब मैं इरादा कर चुकी थी। दूसरे दिन सुबह ही सुबह उसने मुझे बंगले के सामने छोड़ दिया था। फिर मैं चौकीदार से कहने लगी कि मुझे काम की तलाश है, क्या इस घर में किसी नौकरानी की जरूरत है? उसने सर से पांव तक मुझे देखा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं बेगम साहिबा से पूछ कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे अंदर बुला लिया गया था। मैंने देखा सामने 4 औरतें बैठी थीं, जो तकरीबन एक जैसी उम्र की थीं, लेकिन सारी ही बहुत खूबसूरत थी। फिर एक औरत कहने लगी, लड़की, क्या क्या काम करना जानती हो? तो मैं सर झुकाकर कहने लगी, मैं हर काम कर लेती हूँ। दरअसल मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। ये सुनकर तो उन्होंने फौरन ही मुझे काम पर रख लिया। फिर मैं सहमी हुई वहाँ काम कर रही थी। दुपट्टे से मैंने मुंह ढांप लिया था, लेकिन रात हुई तो वो आमिल भी आ गया। मैंने देखा उसकी 4 बीवियां उसकी खिदमत कर रही थी। फिर वो एक नीले रंग के कपड़े पहने हुए अपनी बीवी के साथ उसके कमरे में चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। फिर मैंने उस बेगम साहिबा से कहा कि मैं यहाँ पर ही रह लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना रहने का तो है नहीं। उसने मुझे रहने की इजाजत दे दी थी। फिर जैसे ही आधी रात हुई तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। चौकीदार भी सो गया था।
जबकि उस घर में मौजूद 4 और मुलाजमाएं भी अपने अपने क्वार्टर में चली गई, जबकि मैं वहीं उसी बंगले में मौजूद स्टोर में कपड़ा बिछाकर नीचे लेट गई थी। फिर मैंने वो कमरा देख लिया था जिसमें आमिल अपनी बीवी के साथ सो रहा था। अब मुझे उसी कमरे में जाना था, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो बंद पड़ा था। लेकिन अचानक ही मेरी नजर दूसरी तरफ खुलने वाली खिड़की पर पड़ी। उसका एक दरवाजा खुला हुआ था जबकि दूसरा बंद था। नीले रंग की रोशनी सारे कमरे में फैली हुई थी। तभी मैं घूमकर उस कमरे के अंदर गई और खिड़की में झांक कर देखने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही ना हो, क्योंकि मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। जब मुझे पता चला कि सामने ही छोटी एक मेज रखी है जिस पर वो नीले रंग की हीरे की अंगूठी खूबसूरती से जगमगा रही थी, मैं उससे हाथ बढ़ाकर भी छू सकती थी। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आया था। तभी मैंने वो अंगूठी उठाकर अपने पास हिफाजत से रख ली। अब मैं फौरन ही दूसरी तरफ आई और उस बंगले से निकलने का सोचने लगी, लेकिन ये देखकर मेरी जान निकल गई कि चौकीदार गेट पर मौजूद था और वो जाग रहा था। अब तो मेरा बाहर जाना नामुमकिन था, लेकिन सुबह तक तो पूरे बंगले में हंगामा फैल जाएगा कि अंगूठी गायब है। जरूर ये इसी लड़की का हाथ है जो नई नई यहाँ काम करने आई है। मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी, लेकिन अचानक ही चौकीदार के पास एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान आया था। वो उससे न जाने क्या कह रहा था कि चौकीदार उसके साथ बाहर चला गया। काफी देर हो गई, वो वापस नहीं आया था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। फिर मैंने हिम्मत पैदा की और उस खुले हुए दरवाजे से बाहर आने की कोशिश करने लगी, और मैं अपनी कोशिश में कामयाब रही थी, क्योंकि चौकीदार का तो नामो निशान भी नहीं था। अब मैं पागलों की तरह भाग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पीछे बहुत से लोग दौड़ रहे हों। दर हकीकत मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन अचानक ही मेरी नजर एक दरख्त के नीचे पड़ी। वहाँ चौकीदार बेहोश पड़ा था। मैं हैरान रह गई कि ये यहाँ कैसे पहुंचा और उसे किसने बेहोश किया। मैं अपनी हैरत पर काबू करते हुए उसी वीरान जगह की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक ही किसी ने मुझे आवाज देकर रोका। जैसे ही पलट कर देखा तो सामने वही जिनसात एक खूबसूरत सफेद लिबास में एक इंसानी रूप में मेरे सामने आया था। ये तो वही जिनसात था। यही तो चौकीदार के पास आया था जो उसे बाहर लेकर चला गया था। अब मैं हैरान सी उसे देख रही थी, क्योंकि उसका ये नया रूप बहुत ही खूबसूरत था। फिर वो कहने लगा, तुम्हें बचाने के लिए ही मैं वहाँ गया था, क्योंकि अगर तुम्हारी जान को खतरा होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मेरी वजह से ही तुम इन सब परेशानियों में गिरफ्तार हुई। मैं खुश होते हुए उससे कहने लगी, लेकिन अब परेशानी नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैंने वो शहंशाह जिन्नात की अंगूठी हासिल कर ली है। जैसे ही मैंने उसे हथेली खोल कर दिखाई तो वो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो कहने लगा, तुम तो वाकई एक बहादुर लड़की हो। किस कदर समझदारी से तुमने ये अमल किया और ये अंगूठी हासिल कर ली। देखना, सरदार तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जो तुम हासिल करना चाहती हो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मैं भी खुश हो गई थी। फिर उसी रात मैं उस जिनसात की दुनिया में पहुंच गई, जहां पर सरदार मेरा इंतजार कर रहा था। सब मुझ पर फूल बरसा रहे थे, क्योंकि उनकी 20 सालों से खोई अंगूठी मैंने वापस कर दी थी। फिर वो सरदार सबसे कहने लगा, इससे दुनिया की नजरों में भले कोई इज्जत नहीं हासिल, लेकिन आज से हम इसकी बहुत इज्जत करेंगे। ये ऐसी हस्ती है जिसकी इज्जत करना हम पर फर्ज है, इसलिए इसकी जो भी ख्वाहिश है हम पूरा करेंगे। बोलो लड़की, अब तुम क्या चाहती हो? तुमने हमारा काम कर दिया, अब हम तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं उदासी से कहने लगी, मुझे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं, बस मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, एक ऐसा घर जिसमें मैं सर छुपा कर रह सकूं और कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। फिर सरदार कहने लगा, ठीक है, हम तुम्हें एक खूबसूरत घर और साथ ही इतनी ढेर सारी दौलत देंगे जो तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए काफी होगी, और तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं अपना एक ताकतवर जिनसात तुम्हारे हवाले करता हूँ। फिर उसने उसी जिनसात को मेरे साथ भेज दिया था, और साथ ही वो खूबसूरत बंगला भी मुझे दिखा दिया जो सिर्फ मेरा था। अब मैं उसमें सर छुपा कर रह सकती थी। अब मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैंने यतीम और गरीब बच्चियों के लिए एक खूबसूरत शेल्टर होम बनवाया, जिसमें वो सारी लड़कियां जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है, या खुद जो लड़कियां अपनी जिंदगी खराब कर लेती हैं, उन्हें पनाह दी जाती है। मैं खुश थी कि मैंने जिंदगी में एक बड़ा काम किया है। वो जिनसात अब भी मेरे साथ मौजूद था, जो चुपके चुपके मुझे देखता रहता था, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत मसरूफ कर लिया था। फिर एक दिन मेरे पास एक औरत आई। मैं उससे पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कई साल गुजर गए थे, लेकिन मैं हैरान रह गई। वो मेरी सौतेली माँ थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी।
پھر اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن آج دیکھو تمہارے گھر میں مجھے پناہ ملی ہے۔ لیکن تمہاری اتنی جلدی قسمت کیسے بدل گئی؟ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ ان نیک جنات کی وجہ سے میری قسمت بدلی، ورنہ میں آج بھی سڑکوں پر بھٹکتی بھی رہی ہوتی اور شاید بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتی۔ لیکن میں نے جب اپنی سوتیلی ماں سے پوچھا کہ اس کا یہ حال کیسے ہوا، تو وہ کہنے لگی کہ دونوں بیٹیاں گھر سے بھاگ گئی تھیں کیونکہ انہوں نے ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کر لی تھی۔ مجھے تو بتایا بھی نہیں، پیچھے مجھ پر اتنا قرضہ چڑھ گیا تھا کہ مجھے گھر بیچنا پڑا، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں، لیکن میرے پاس علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں۔ پھر میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کا علاج میں کرواؤں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی، لیکن آج میں ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔